गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग केवल 3 इम्पॉर्टेंट योगा हैं वो डिस्कस करेंगे कुंडली में। और इसका कारण ये है कि हम इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे कि जब कुंडली में कोई योग बने तो उसको फलित कैसे करना है, किन कंडीशन में वो अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले योग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गज केसरी योग की। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर योग है, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, कुंडली में गुरु की स्थिति जब चंद्रमा से केंद्र में हो, मतलब कि चंद्रमा कहीं भी हो वहां से पहले घर में, यानी कि उसी घर में, चौथे में, सातवें में या 10वें घर में गुरु हो, तो आपका गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब ये इतना आम योग है कि आपको बहुत सारी कुंडली में देखने को मिलेगा। तो क्या हर कुंडली के लिए फलित होगा? वो समझते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहले उससे समझते हैं कि ऐसा योग हुआ तो क्या क्या चीजें होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर डोमिनेंस यानी विजय प्राप्त करेगा। लास्टिंग रेपुटेशन, जीवन पर्यंत उसे ख्याति मिलेगी। अच्छा वक्ता, कुशल वक्ता हो सकता है। और साथ में गुड पोजीशन इन टाउन, चूंकि शास्त्रों में लिखा है भव्य भवनों का निर्माण करने वाला या इस तरह का। तो यहाँ पे हम लेंगे कि चाहे टाउन का मेयर हो सकता है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ ऊंचे ओहदे पे, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में फील्ड में हो सकता है पर्सन। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। कुंडली हमारे साथ में है और कुंडली के नीचे हमने मून यानी चंद्रमा की दशा को मेंशन किया है कि जातक की 12 से 22 साल की उम्र में चंद्रमा की दशा थी, और जब जातक 48 साल से 64 साल का हुआ तब उसकी गुरु की दशा थी, क्योंकि दोनों ही मिलके ये योग बना रहे हैं। चलिए, अब देखिए, हमें ये चीज तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती है कि इस कुंडली में क्या गज केसरी योग बनता है। तो हमें अगर आप छठवें घर में देखेंगे तो आपको गुरु दिखाई देगा, जुपिटर। और वहां से सातवां घर यानी कि जब आप 12th हाउस को, 12वें घर को देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई देगा। यानी कि चंद्रमा से गुरु की स्थिति सातवीं है, यानी कि केंद्र में है। तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कब रिजल्ट मिलेंगे? चंद्रमा की दशा में बेहतर मिलेंगे, गुरु की दशा में बेहतर मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, इसका निश्चय कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। मान लीजिए चंद्रमा की दशा है। क्या चंद्रमा इस कुंडली के लिए बेनिफिक लॉर्ड है? जी हाँ। नवे घर को देखिए, इसका मालिक चंद्रमा है और नवा घर कुंडली का सबसे बेनिफिक हाउस होता है। तो बेनिफिक लॉर्ड के लिए हमने चंद्रमा को यहाँ पे एक पॉइंट अपनी टेबल में दे दिया। क्लियर? ठीक है। चंद्रमा जिस राशि में है वो साइन उसकी मित्र है, एनिमी है या न्यूट्रल है। चंद्रमा शुक्र की राशि में है, ऐसे देखा जाए तो मित्र राशि में है। लेकिन अब देखिए शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र 8वें घर में बैठा है। तो हमने तात्कालिक मैत्री, पंचदा मैत्री में पढ़ा हुआ है कि यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल के साइन में होने की वजह से इसको प्लस आधा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। क्या चंद्रमा पे किसी की एस्पेक्ट है, दृष्टि है? तो आप देखेंगे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब चूंकि जुपिटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसी योग की बात कर रहे हैं, तो वो तो होना ही है इसमें। ठीक है। तो कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो 0 पॉइंट। और क्या चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ बैठा है? नहीं बैठा, तो कोई भी पॉइंट्स यहाँ नहीं है। तो इस तरह इस योग के लिए चंद्रमा को मिलते हैं 1.5 पॉइंट्स। अब बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि ये भी योग में शामिल है। क्या जुपिटर इस कुंडली का बेनिफिक लॉर्ड है? जी हाँ। पहले तो दूसरे घर का मालिक है। देखिए, नवी राशि दूसरे घर में है और 12वीं राशि 5वें घर में यानी त्रिकोण में है। तो लास्ट वीडियो के हिसाब से अगर हम देखें तो दूसरे घर का उसको मिलता है -0.5, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस है, 2 8 12। केवल 0.5 माइनस का, और त्रिकोण में उसको मिलता है +2। यानी कि ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि जुपिटर बेनिफिक लॉर्ड है। यानी कि जुपिटर इसके लिए कारक ग्रह है, त्रिकोण का मालिक है। 1 पॉइंट मिल गया। क्या जुपिटर फ्रेंडली साइन में है या एनिमी साइन में है, देख लेते हैं। जुपिटर मंगल में है और मंगल जुपिटर से 11वां बैठा है। जुपिटर गुरु 6वें घर में है और मंगल उससे 11वें घर यानी कि 4th हाउस में है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैत्री के हिसाब से निकालेंगे तो ये अतिमित्र हो गए, यानी कि फिर से ये फ्रेंडली साइन हो गया। 1 पॉइंट मिल जाता है गुरु को। और क्या गुरु पे किसी की एस्पेक्ट है? तो इस कुंडली में आप देखेंगे गुरु के ऊपर शनि की एस्पेक्ट है, वो भी 10th एस्पेक्ट। शनि है कुंडली के 9वें भाव में यहाँ पे। और यहाँ से जब 10th एस्पेक्ट आप काउंट करेंगे तो सीधी जाएगी जुपिटर के ऊपर। ठीक है, छठे घर में। तो अब शनि की जो एस्पेक्ट है, क्या वो न्यूट्रल है, मैलेफिक है या बेनिफिक है, देख लेते हैं।
कुंडली में शनि इस कुंडली में मालिक है तीसरे घर का। तीसरा घर आते से ही हमें क्या याद आता है? 3, 6 और 11 यानी मैलिफिक। लेकिन कुंडली में शनि है चौथे घर का मालिक। पिछले नियम में हमने देखा था कि अगर अशुभ ग्रह केंद्र का मालिक हो जाए तो अपनी अशुभता खो देता है, यानी अभी अशुभ नहीं रहा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर जो केंद्र में है, इसलिए शनि यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रल की एस्पेक्ट जब होगी तो उसका भी केवल 0.5 इसे मिलेगा। तो गुरु के पास टोटल हुआ 2.5, कोई एसोसिएशन गुरु का नहीं है, और चंद्रमा का हुआ 1.5। तो इस योग को सार्थक बनाने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम करेगा वो करेगा जुपिटर। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि मून की दशा भी व्यक्ति की 12 से 22 साल की उम्र में रही तो बहुत ज़्यादा दशाएं इस एज में काम नहीं करेंगी एज ए प्रोफेशन या वैभव या धन के मामले में। पर जुपिटर की दशा में जब ये जातक 48 साल के आसपास की एज में पहुंचा और उसके बाद का समय इनका बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, बहुत ख्याति मिली और बाकी चीज़ें इनको प्राप्त हुई। तो इस तरह से आपको कोई भी योग बनता है उसका कथन आप जब फलित करेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस टाइम के लिए फलित करना है। चलिए, फिर है सकट योग। ये भी इंपॉर्टेंट योग है और बहुत बुरा योग माना जाता है, बहुत प्रभावशाली होता है। देखते हैं क्या है। यदि चंद्रमा गुरु से 6, 8, 12 हो जाए, यानी कि छठवां, आठवां, 12 त्रिक भाव बोलेंगे। जैसे हम अगर चंद्रमा से देखें तो अगर चंद्रमा गुरु से 6, 8, 12 हो जाए तो सकट योग बनेगा। लेकिन याद रखिए सकट योग यहाँ पे ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है या जो हमें रोज की मर्रा जिंदगी में दिखता है, जो परिणाम इनके। तो पहले देखते हैं सकट योग बनता है तो क्या होगा। आदमी ना पूरी जिंदगी निम्न स्तर की जिंदगी जिएगा, बहुत साधारण सी, बहुत मामूली। भाग्य साथ नहीं देगा, कभी कभी थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन फिर से वही स्थिति आ जाएगी। तो बहुत परेशान रहता है इस चीज को लेके इंसान। गरीबी और बहुत निम्न स्तर का जीवन जैसा है। और उसके बाद स्टबन जिद्दी हो जाता है जातक, और उसके सगे संबंधी रिलेटिव्स उसे पसंद नहीं करते। तो बहुत बुरा योग माना जाता है सकट योग बनना। लेकिन केवल इतने से ही सकट योग नहीं बन जाएगा। हम इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कुंडली है, अगर मैं पांचवें घर को आप देखोगे तो छठवें घर को 6 हाउस में जुपिटर है, और यहां से चंद्रमा आप देखोगे तो काउंट करोगे तो चंद्रमा है लग्न में, यानी कि यहां। अब जुपिटर से चंद्रमा 8वें नंबर पे है, यानी 8वें घर में है। इसका मतलब ये सकट योग बन रहा है क्योंकि चंद्रमा जुपिटर से 8वें घर में, 6, 8, 12 में कहीं भी होगा तो सकट योग बन जाएगा। तो इस व्यक्ति को सकट योग के परिणाम मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिले। इस जातक को सकट योग का कोई भी परिणाम नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला उसका रीजन याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाए तो सकट योग नहीं बनता। इसका मतलब अगर चंद्रमा कुंडली के इन घरों में है 1, 4, 7, 10, तो फिर चाहे कैसा भी योग बने सकट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि चंद्रमा 1, 4, 7, 10 में होगा तो चाहे सकट योग बन भी रहा होगा तो काम नहीं करेगा। अब ये कैसे निश्चित करेंगे, ये बता देते हैं। ये कुंडली है स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की। अब आप खुद देख सकते हैं क्या उनकी जिंदगी में सकट योग से संबंधित कोई भी चीज थी, यानी कि ये पूरी तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योग है हमारा, नीच भंग राजयोग। बहुत ताकतवर योग होता है और लगभग इंसान को राजा के बराबर खड़ा कर देता है। देखते हैं फलित कैसे होता है, बनता कैसे, इफेक्ट कैसे करता है। पहला नियम क्या है इसका, कोई ग्रह किसी घर में नीच राशि में बैठा हो, यानी कि कोई ग्रह कुंडली में कहीं भी उसकी नीच की राशि में बैठा हो, और जब उसकी नीचता भंग हो जाए, नीच का स्वभाव भंग हो जाए तो उसको बोलेंगे नीच भंग। ये होगा कैसे, दो तरीके होते हैं, समझ लेते हैं। सामने कुंडली रखेंगे फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए नीच भंग कब होगा, पहली कंडीशन वो ये है, उस घर के स्वामी की युति, केवल इसकी बात करते हैं अभी। उदाहरण देख लेते हैं। कुंडली में देखिए लग्न में, यानी कि पहले हाउस में, पहले हाउस में राशि है कर्क जिसमें बैठा है मंगल। मंगल यहाँ नीच का हो जाता है। अब नीच राशि में बैठा है मंगल तो इसका नीच भंग कैसे होगा, यदि इस घर का मालिक, यानी इस घर का मालिक कौन है, चौथे राशि का मालिक है चंद्रमा,
चंद्रमा की युति हो जाए। क्या चंद्रमा इस घर में बैठा है? जी हाँ बैठा है, यानी कि ये कहलाएगा नीच भंग पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। या दृष्टि से, क्या एस्पेक्ट से हो जाएगा? हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुंडली का देखिएगा नवा घर, नवम भाव में बुध बैठा है, मरकरी अपनी नीच राशि में। ठीक है, और इसका नीच भंग दृष्टि से कौन करेगा? गुरु करेगा। जुपिटर कहाँ बैठा है? कुंडली के 5वें घर में देखिए आपको जुपिटर मिलेगा, और जुपिटर एस्पेक्ट डालेगा मरकरी के ऊपर। तो उस घर का मालिक अपनी युति से और अपनी दृष्टि से दोनों से नीच भंग कर सकता है। यह हुआ पहला तरीका कि उस घर का मालिक नीच भंग कर देगा। दूसरा, उस राशि के उच्च के ग्रह की युति, समझ लेते हैं इसको भी। देखिएगा हाउस नंबर 4, चौथा घर कुंडली का, सूर्य तुला राशि में नीच का है। ठीक है, साथ में कौन बैठा है? शनि, जो तुला राशि में उच्च का है। तो ऐसी स्थिति हो, यानी कि उच्च के ग्रह की युति हो जाए नीच के ग्रह के साथ उसी घर में, तो नीच भंग हो जाएगा। और या फिर उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अगला नियम। तो दृष्टि के लिए क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, फिर से हम देखते हैं एक बार मरकरी को हाउस नंबर 9 में। हाउस नंबर 9 में मरकरी अपनी नीच राशि में बैठा है। तो इस राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। तो क्या शुक्र मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है? आप देखिए कुंडली का तीसरा घर, जहां शुक्र यानी वीनस बैठा है। वीनस 7th एस्पेक्ट से यहाँ पर दृष्टि डालेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी नीच भंग हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा कि 4 तरीके से होता है। उस घर का स्वामी 2 तरीके से नीच भंग करेगा और उच्च का ग्रह 2 तरीके से। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक कुंडली है आपके सामने, और शायद इस कुंडली को ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, क्या इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है? देखिए लग्न में, लग्न में बैठा है चंद्रमा 8वीं राशि में। चंद्रमा 8वीं राशि में हो जाता है नीच का, और 8वीं राशि का मालिक खुद मंगल साथ में युति बना के बैठा है। तो ये हो जाता है नीच भंग राजयोग, पहली चीज तो ये। अब इस कुंडली में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। अगर आप देखोगे वो भी लग्न में बनता है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। और नीचे हमने कुंडली के नीचे ना मून, चंद्रमा की डिग्री लिखी है 8 डिग्री, और मंगल की, क्योंकि ये दोनों मिलके निर्माण कर रहे हैं योग का। अब आप देखोगे मंगल लग्नेश है और जिसकी हालत 1 डिग्री भी नहीं है, और मून भी केवल 8 डिग्री की स्थिति में है। अब देखिए, जैसा सबको पता है ये कुंडली है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं इस दशा में, वीनस के अंदर सैटर्न में। अब सोचने की बात यह है कि चंद्र और मंगल से इसका कोई संबंध नहीं है, और वीनस 7वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, यानी कि मैलेफिक है 12वें घर का मालिक। और वहीं शनि 10वें घर का मालिक, और सॉरी तीसरे घर का मालिक और चौथे घर का मालिक, यानी 10वीं और 11वीं राशि तो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि केंद्र में आ गई और क्रूर ग्रह केंद्र में आके क्रूरता खो देता है। तो एक मैलिफिक के अंदर एक न्यूट्रल की दशा में ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसका और डीप एनालिसिस हम बाद में नमांश में कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में। और ये राशि किसकी है? सूर्य की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वो प्रधानमंत्री कब बने। अब उनकी चंद्रमा की दशा शुरू होती है 11 से लेके 21 तक में। योग कौन बना रहा है? मंगल और चंद्रमा। प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार 2013 से 14 के बीच में, जब चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है। चंद्रमा तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है वो राजयोग बना रहा है, लेकिन राहु क्यों? प्लानेट और कारकत्व में बहुत क्लियरली पढ़ा है हमने, राहु कारक होता है पॉलिटिक्स का, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ था। पहली चीज। दूसरी, राहु कहाँ बैठा है कुंडली में? 5वें घर में। 5वां घर किस चीज का? नेम, अथॉरिटी, पावर का। राहु किसी को देख रहा है? जी हाँ, राहु की दृष्टि पड़ेगी सीधे इस घर पे। यहाँ पे बैठा है सूर्य। सूर्य कौन है? दिख तो 10वें घर का मालिक, और दूसरा सूर्य कारक है नेम, पावर, अथॉरिटी का। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हम समझ सकते हैं कि राहु क्यों इन्वॉल्व हुआ। ठीक, अब एक चीज और है,
जब इनने शपथ ली, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री बने, उस समय का एक गोचर पर नजर डालते हैं। देखिए, आप गौर से देखेंगे कि शुक्र देखिए 7वें घर में, शुक्र अपनी राशि में, चंद्रमा देखिए उच्च राशि में, 8वें घर में आइए बुध अपनी राशि में, 9वें घर में आइए गुरु उच्च राशि में, उसके बाद आप आइए 12वें घर में शनि उच्च राशि में। यानी कि 5 ग्रह या तो उच्च में है या फिर अपनी ही स्वराशि में है। तो जब आपका टाइम आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ गोचर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोचर देख के आपको समझ में आता है कि प्लानिटरी कंजंक्शन क्या होगा। और इस कुंडली में एक मज़ेदार चीज़ और है, सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इस दशा के ड्यूरेशन में उन्होंने मोती पहनना, पर्ल पहनना शुरू किया। ये तो नॉर्मल सी बात है, बनता है कि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा योग बना रहा है और चंद्रमा यहाँ पे वीक है, केवल 8 डिग्री का है और कुंडली का सबसे बेनिफिक प्लानिट है, क्योंकि 9th हाउस का मालिक है, तो उसका रत्न आप पहन सकते हो, नो डाउट पहन लिया। लेकिन जिसका लग्नेश कमजोर हो, वो लग्नेश कमजोर होने के बाद योग का असर नहीं लगता, तो उसके लिए रत्न क्यों नहीं पहना गया, ये समझना है कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंगल का रत्न क्यों नहीं पहना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम शायद नेक्स्ट क्लास में आपका जब गाइडलाइन पढ़ेंगे कुंडली एनालिसिस की, तो बहुत क्लियर समझ में आएगा कि क्यों मंगल का रत्न नहीं पहना गया, क्योंकि अभी मंगल की दशा चल रही होगी, तो इसको आगे एनालिसिस करेंगे। आई होप ये क्लियर है कि जब भी आप योग फलित करें, उनके कैलकुलेशन करें, प्लानिट की स्ट्रेंथ देखें, कौन सा प्लानिट ज़्यादा फायदा देगा, इन सब चीज़ों के बाद ही निर्णय करें कि कैसे डिसीजन